हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बटनी राइएस। मैं दिव्या कवात्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं एंड बहुत अच्छे से अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं कंसिडरिंग द कोविड कंडीशंस, ओमिक्रॉन कंडीशंस। प्लीज़ सेफ्टी मेंटेन रखें। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशंस करवा लें एंड जितना हो सकता है गैदरिंग्स से दूर रहें और खुद को सेफ रखें और इसी में आपकी फैमिली और बाकी सब भी सेफ रहेंगे ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हमारे कोर्स के लिए और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नया टॉपिक। लैंडफॉर्म्स हम लोग एंड कर चुके थे, है ना। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेव्स, tides and ocean currents। ठीक है। क्या है कि हमने देखा ओशंस के अंदर लैंडफॉर्म्स हैं। ओशनोलॉजी देखी हमने थोड़ी बहुत, और ओशनोलॉजी जब हम देख रहे हैं तो ओशन के अंदर स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके साथ साथ जो ओशन का पानी है या जो ओशन का मूवमेंट है वो भी बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाता है, बहुत सारी मैकेनिज्म्स हमको दिखाता है। तो लोअर लैंडफॉर्म्स के साथ साथ हम उस मैकेनिज्म को भी साथ साथ पढ़ लेते हैं ताकि ओशनोलॉजी हम कंप्लीट कर पाए। ठीक है, ओशन की लैंडफॉर्म्स हमने देख ली थी। ठीक है, महासागरीय कटक देखे और ढाल देखी, कंदराएं देखी, ये सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यही जो ओशंस हैं ये सरफेस पर कैसे चीज़ें दिखाते हैं वो है वेव, टाइड्स और ओशन करंट्स। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझकर हम ओशनोलॉजी इस टॉपिक से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए तो बात करते हैं वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स पर। और उससे पहले हमारे नए साथियों के लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा। ये है मेरा छोटा सा बायो एंड आई एम एन एक्स फैकल्टी ऑफ भाटिया आश्रम एज वेल एज एन एक्स फैकल्टी ऑफ एन अकेडमी। ऑलराइट, चलिए। और इसी के साथ आप सभी को एक छोटा सा काम दिया गया था। काम ये था कि आपको सर्च करना था प्रेप टुडे चैनल, उसको सब्सक्राइब करना था और शेयर कर देना था बाकी सारे एस्पायरेंट्स के साथ, है ना। क्योंकि फिलहाल एसएससी पर काम कर रहा है जिसमें आपको डेली वीडियोस ऑफ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अभी बहुत जल्द आपको इसमें जीके, जीएस जैसे सब्जेक्ट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। राइट, चलिए। अब लहरों की या ज्वार भाटा या महासागरीय धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो उसमें ये मेन चीज क्या है, महासागर की गतियां हैं ये, है ना। मूवमेंट है कि हमारा महासागर जो है वो किस तरह से गति करता है, कैसे मूवमेंट करता है, कैसे प्रोसीड करता है। ठीक है, तो महासागरीय जल की जो गतियां हैं वो महासागरों में होने वाली गतियों को मोटे तौर पर लहर, ज्वार भाटा और धाराओं में हम डिवाइड कर देते हैं। क्या है ये, बेसिकली मूवमेंट है जो महासागर का जल हमको दिखा रहा है। जो महासागरीय जल मूवमेंट कर रहा है, चाल गति कर रहा है, वो अलग अलग फॉर्म्स में है। ठीक है, होगा क्या, पानी ही चलेगा, थोड़ा धीरे चलेगा, थोड़ा तेज चलेगा, थोड़ा ऊंचा चलेगा, थोड़ा नीचा चलेगा, तो मूवमेंट ही है। लेकिन उसकी जो नेचर ऑफ मूवमेंट है उसके हिसाब से हमने क्या किया है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है जिनको हमने तीन नाम दिए हैं, लहरें, ज्वार भाटा और धाराएं। ठीक है, वेव्स, टाइड्स और ओशन करंट्स। राइट, चलो तो इन्हीं को एक एक करके जो विस्तृत वर्गीकरण है इसका उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लहरों की, यानी कि वेव्स। ठीक है, अब वेव देखो, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि वेव की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, है ना। एक पिक्चर आती है हमारे दिमाग में कि भाई पानी यूं ऐसा चल रहा है ना। लहर बोलते ही आपके दिमाग में एक ऐसी वेवी सी स्ट्रक्चर आ जाती है, इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर आ जाती है, दिमाग में आ रही है ना। एग्जैक्टली अब ये समझना है कि ये टाइड और बाकी चीज़ों से अलग कैसे है, उनका मूवमेंट कैसा होता है। तो पहले लहरों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब भी क्या होता है, समुद्र की सतह का जल,
क्या होगा, समुद्र की जो सतह है, जो हमारा सरफेस है, वो बार बार ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है ना। यहाँ ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। इस प्रकार का मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। तो जो लहरें हैं वो यही है, पानी का बार बार ऊपर उठना और नीचे गिरना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वेव्स। ठीक है, बस चेंज आ जाता है कि जैसे अगर मान लो तूफान चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं जब बहुत तेज़ होती है तो वो बड़ी बड़ी लहरों के साथ गति करती है, तब ये लहरें ऐसी हो जाती हैं। समझ रहे हो, ये तो हल्का सा रिपल इफेक्ट आता है कि आपने पानी को यूं हाथ दिया तो वो थोड़ा थोड़ा वेवी से उसमें आ गया, हवा से आ गया, हल्का हल्का वेव्स आती हैं फिर जाती हैं, आती हैं फिर जाती हैं। लेकिन अगर तूफान की कंडीशन है, हवाओं की गति तेज है, तो बहुत बड़ी बड़ी जो यहाँ पर लहरें हैं वो तीव्र गति से चलती हैं। ठीक है, और इसके कारण भयंकर विनाश होता है, क्योंकि इतनी तेज होती हैं कि आएंगी, जो भी इसके रास्ते में आएगा उसको लपेट के साथ में ले जाएंगी। ठीक है, और समुद्र के अंदर आने वाला जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन होता है, समुद्र जल की विशाल मात्रा को ट्रैवल करवा देता है ना। क्योंकि जब समुद्र के अंदर क्या होगा, भूकंप आएगा तो वाइब्रेशंस होंगी, वो वाइब्रेशंस पानी को क्या है, मूवमेंट देंगी, और वो पानी का मूवमेंट, जितनी स्ट्रांग वाइब्रेशन होगी उतना ज्यादा उसका मूवमेंट चलेगा। यही ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए तो विस्फोट से एनर्जी ट्रैवल करेगी, एनर्जी ट्रैवल करेगी तो वो एनर्जी जाकर फिर से पानी को मोशन दे देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक्शंस इसके अंदर होते हैं ओशन के, वो कहीं ना कहीं कारण बनते हैं कि ये जो छोटी छोटी वेव्स हैं वो बड़ी हो जाएं और विनाशकारी हो जाएं। ठीक है, तो समुद्र के भूकंप वगैरह के कारण उत्पन्न जो 15 मीटर तक ऊंची जो लहरें हैं वो डेवलप हो जाती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। इस प्रकार की क्या हो रहा है, जब ये 15 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई ले लेती है तो इसे कहते हैं सुनामी। अब तक की जो सबसे बड़ी और सबसे ऊंची सुनामी लहर हमने देखी है वो थी 150 मीटर ऊंचाई की, जो कि किस स्पीड से चल रही थी, 700 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा रफ्तार पर चल रही थी, जो 2004 का फेमस सुनामी डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, तटीय इलाके बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भी इसमें जलमग्न हो गया था इसी सुनामी के दौरान। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट था हमारा अंडमान निकोबार का, और वो सबमर्ज हो गया था, पानी में ही डूब गया, अस्तित्व ही खत्म हो गया उसका। इतना भयंकर इसका सुनामी का प्रभाव रहा। अगर 15 मीटर से ऊंची हो तो हम सुनामी कह देते हैं, भैया ये तो 150 मीटर ऊंची थी और 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलते हैं तो आप देखिए कि कितनी स्पीड लगती है हमको। 80 पर चलना लें, 100 पर गाड़ी चला लें, आप 120 पर गाड़ी चला लें तो भी कितनी फास्ट लगती है, 700 700 2 घंटे में तो पूरा भारत नाप दिए ऑलमोस्ट। ठीक है, 2 से 3 घंटे में तो ऑलमोस्ट पूरा भारत नाप दिया जाएगा इस टाइट द्वारा, फ्लाइट से भी तेज। चलो, तो ये क्या है, लहरें, और साथ में अगर उनकी हाइट तेज हो जाती है, हाइट बढ़ जाती है, स्पीड तेज हो जाती है, तो उनके लिए दूसरा टर्म सुनामी। ये बात हुई लहरों की। दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, ज्वार, यानी कि टाइड्स। टाइड्स में क्या होता है, एक दिन में 2 बार समुद्र का जल का लयबद्ध तरीके से ऊपर उठता है। दिन में 2 बार ऐसा फिक्स है होगा, ऊपर उठेगा नीचे गिरेगा। ठीक है, इन अ फिक्स्ड पैटर्न, इन अ फिक्स्ड पैटर्न ऊपर उठता है नीचे गिरता है। अब आप कहेंगे कि ऊपर उठना नीचे गिरना यही तो वेव था, है ना। यहाँ पर क्या है, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्तियों के कारण हो रहा है, और ओशन की इंटरनल जो मूवमेंट है, आंतरिक जो गतियां हैं उसके कारण नहीं हो रहा है। इंटरनली तो ओशन शांत है, बाहर से जो सूर्य और चंद्रमा है उनके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से
ये हो रहा है और नियमबद्ध रूप से 2 बार ही होगा। वेव तो एनी टाइम चलती रहती है, नियमबद्ध रूप से 2 बार ही होगा, पानी उठेगा और गिर जाएगा। और यही ज्वार अगर क्या होता है, सागरीय जल में अपने सबसे उच्चतम स्तर पर उठता है और एकदम किनारे के ज्यादातर जितना भी हिस्सा है सबको ढक लेता है, तो उसे हम उच्च ज्वार या स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ये कब होता है? देखो, गुरुत्वाकर्षण बल से ये उत्पन्न होना है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल से जब उत्पन्न होना है तो जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उतना ज्यादा पानी उठेगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर क्या हो रहा है, यहाँ देखिएगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो इस तरह से पानी को एक बल्ज मिल जाएगा, सही है। अगर मून और सन अर्थ की एक ही तरफ है, भैया अर्थ है इधर, मून है इधर सन है, एक ही तरफ सारा फोर्स लग रहा है, तो बहुत ऊंचा ज्वार उठ सकता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों का मिल जाएगा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो ये कंडीशन कब आती है? जब क्या होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार उत्पन्न होते हैं, इसलिए सीधी रेखा में चाहिए हमको सन मून अर्थ, ठीक है। अब उच्च ज्वार के विपरीत जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी समकोणीय स्थिति में होते हैं, ठीक है, तो निम्न ज्वार आता है, ठीक है। कैसे? अगर समकोणीय स्थिति में है, इधर सन है, इधर अर्थ है और इधर मून है, आधा फोर्स इधर जाएगा आधा फोर्स इधर जाएगा, डिवाइड हो गया, तो वेक्टर पोजीशन ये आएगी, यहां पर हल्का सा ज्वार उड़ जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लग पाएगा क्योंकि दोनों का डिवाइड हो गया। अगर सेम लीनियर पोजीशन में रहते हैं तो दोनों का ऐड हो जाता है, तो बहुत तेज टाइड आती है, इसको हमने स्प्रिंग टाइड कहा, उच्च ज्वार कहा। और अगर दोनों समकोणीय हैं तो क्या बनती है? नीप टाइड, यानी कि निम्न ज्वार, ठीक है। ये हैं 2 प्रकार के ज्वार। पोजीशन समझ में आई? स्प्रिंग टाइड की है, ये नीप टाइड की है। मून इधर हो चाहे इधर हो, दोनों ही कंडीशन में ये इधर से बल्ज लगाएगा, ये इधर से बल्ज लगाएगा, तो हो जाएगा। अगर इधर है तो और ज्यादा बड़ा बन जाएगा क्योंकि दोनों फोर्सेस एक तरफ लग जाएंगे। तो एक लाइन में है तो स्प्रिंग टाइड बनते हैं। अगर समकोणीय है, इस प्रकार से है, या तो इधर को चंद्रमा है या इधर को चंद्रमा है, तो ये एंगुलर हो जाता है और फिर वेक्टर पोजीशन पे जो टाइड है, ज्वार है, वो उठेगा, जो बहुत ज्यादा हाइट नहीं लेता, ठीक है। ज्वार का कॉन्सेप्ट, स्प्रिंग टाइड का कॉन्सेप्ट, नीप टाइड का कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं महासागरीय धाराओं की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? महासागरीय धाराओं की। बेसिक समझ रहे हैं हम लोग तीनों का, फिर आगे इनसे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमको देखने हैं। एक बार के लिए वेव, टाइड, ओशन करंट, तीनों चीजें क्या हैं आपके दिमाग में बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए, बस वही कोशिश कर रहे हैं। अब ये क्या है? महासागरीय जल धाराएं जो होती हैं, ऐसी वेव्स हैं, ऐसी धाराएं हैं जो महासागर की सतह पर थ्रू आउट द ईयर एनी टाइम एक निश्चित दिशा में चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, नॉन स्टॉप। सतह पर ऐसी वेव्स जो नॉन स्टॉप थ्रू आउट द ईयर चले ही जा रही हैं और एक निश्चित दिशा में ही चलती हैं। टिकी वर्ड्स का ध्यान रखना, वर्ष भर चलेंगी, सतह पर चलेंगी और निश्चित दिशा में चलेंगी। 3 कीवर्ड्स हैं हमारे पास, सतह पर चल रही हैं, वर्ष भर चल रही हैं और निश्चित दिशा में चल रही हैं। इनके तापमान के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांट देते हैं, गर्म और ठंडी, वार्म ओशन करंट्स और कोल्ड ओशन करंट्स। जो भूमध्य रेखा के पास है वो तो गर्म धाराएं बनती हैं, जाहिर सी बात है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की उपस्थिति की वजह से हर चीज गर्म रहती है तो धाराएं भी गर्म हो जाती हैं। तो जो भूमध्य रेखा के पास वाली धाराएं हैं वो तो क्या है? महासागरीय धाराएं, गर्म धाराएं बनती हैं। और जो ध्रुवों के पास है, ठंडा रीजन है, ठंडा क्षेत्र है, वहां पर ठंडी धाराएं बनती हैं।
ठीक है, जितना ज्यादा उच्च अक्षांश में जाते जाएंगे उतनी धाराएं कंपैरेटिवली ठंडी होती जाएंगी। ठीक है, मूवमेंट कैसे होगा? जो इक्वेटर पर हैं धाराएं, जो धाराएं इक्वेटर पर हैं वो तो पोल की तरफ जाएंगी, और जो पोल पर हैं वो इक्वेटर की तरफ आएंगी। इस तरह से इनका मूवमेंट चलेगा। ठीक है, जैसे ठंडी धाराएं हैं तो ध्रुव या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय की तरफ आना है उनको, निम्न अक्षांशों की तरफ चलती है, और जो गर्म धाराएं हैं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ बहती हैं। और जहां पर भी ये बह रही हैं महासागरीय धाराएं, जहां पर भी बहती हैं वहां का तापमान की स्थितियों को प्रभावित करती जाती हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रांग होती हैं, अपना इफेक्ट डालती हैं। अगर ठंडी धारा आपके कोस्ट पर आ रही है तो आपके वहां मौसम ठंडा हो ही जाएगा, निश्चित रूप से हो जाएगा। अगर गर्म धारा आ रही है तो गर्म हो जाएगा, वैसा ही प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, वैसा ही टेम्परेचर बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, सतह के तापमान को बढ़ा देगी गर्म हवा, तो वहीं सतह के तापमान को कम कर देगी ठंडी हवा। ठीक है, इसी के साथ एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर, जैसे एक तो ये सर्कुलर फैशन में चल रही है, दिख रहा है आपको, ये सर्कुलर फैशन है, इनके सर्किट्स बने हुए हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये सर्किट कंप्लीट ना करके ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर मिल जाती है, एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं जहां फ्रंट्स या वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? फ्रंट या वाताग्र का निर्माण हो रहा है, जब ठंडी और गर्म जलधाराएं एक साथ मिल जाती हैं। जहां ये मिलती है उसकी एक बहुत मुख्य विशेषता है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़े, सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स मिलते हैं, मछली पकड़ने के स्थान मिलते हैं। जैसे जापान की जो दो जलधाराएं हैं, क्यूरोशियो और ओयाशियो, ऑपोजिट डायरेक्शन से आती हैं और मिलती हैं तो जापान के पास में फिशिंग ग्राउंड सबसे बड़ा मिलता है विश्व का। जापान का तटीय क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का पूर्वी तट, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, क्या हो रहा है? धाराएं हैं जो सतही तौर पर चल रही हैं, ऊपर का पानी गर्म होता है नीचे जाता है, नीचे का पानी ठंडा होता है ऊपर आता है, ऐसे करके रिप्लेस कर करके ये एक सर्कुलर फैशन में चलती जाती है। ठीक है, और यही धाराएं क्या है, आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं। ये क्यों बता रहे हैं हम आपको इतना ज़्यादा? क्योंकि जब आप पढ़ेंगे एल नीनो, ला नीना, मॉनसून वगैरह, वहां पर ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये जलधाराएं ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एल नीनो, ला नीना की स्थितियां क्रिएट करने में। ठीक है, मॉनसून को प्रभावित करने में ये ओशन करंट्स, ये जलधाराएं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं, स्पेशली पेरू की जो जलधारा है, जिसके कारण जो एल नीनो, ला नीना की कंडीशंस जो है वो चेंज होती हैं। वो हम आगे ओशन करंट्स और जो क्लाइमेट चैप्टर है उसमें देखेंगे, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखें कि जैसे जैसे जलधारा चलेगी वैसे वैसे अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करती जाएगी। जैसे ये ठंडी जलधारा है, तो ठंडी है तो टेम्परेचर कम है, तो प्रेशर कैसा होगा? हाई होगा। हवाएं कैसे चलती हैं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, तो यहाँ से हवाएं उठकर दूसरी जगह जाएंगी, लो प्रेशर ढूंढेंगी। जबकि अगर यही पेरू धारा क्या हो जाए, मान लो गर्म हो जाए, तो क्या होगा? टेम्परेचर हाई हो गया, प्रेशर लो रहेगा। प्रेशर लो रहेगा तो अब हवाएं यहाँ से जाएंगी कैसे? यहाँ तो हवाएं आएंगी, तो जो यहाँ से जाने वाली हवाएं थी, जो वो बारिश करने वाली थी, जो प्रभाव डालने वाली थी, वो तो खत्म हो गया। अब तो ये खुद ही हवाएं ले रहा है बैठकर, है ना? तो ये क्या है, गर्म और ठंडी जलधारा हो जाने की वजह से बहुत सारी चीजें प्रभावित होती हैं। हम समझेंगे उसको धीरे धीरे। एक छोटा सा एग्जाम्पल था, आपको समझ में आए कि जलधारा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए। तो ये सिंपल सी एक अंडरस्टैंडिंग थी जलधाराओं के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, लाल ज्वार यानी कि रेड टाइड। रेड टाइड एक इंसिडेंट है, ऐसा कोई फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है कि एनी टाइम रेड टाइड चलती रहती है, कहीं पर चलेगी फिक्स, ऐसा कुछ नहीं है। लाल ज्वार एक घटना होती है जिसको एक नॉर्मल सा नाम दे दिया गया है लाल ज्वार, जैसे कि एल्गल ब्लूम हो गया। एल्गल ब्लूम होता है तो क्या होता है, मुहाने, समुद्री या ताजे पानी के जो शैवाल के पानी के स्तंभ में जमा हो जाता है। ठीक है, शैवाल जो है बहुत ज्यादा विशेष रूप से क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, सूक्ष्म एकल कोशिका वाले प्रोटिस्ट जो हैं, पौधे जैसे जीव हैं। ठीक है, जो क्या है, पानी की सतह के पास
जमा होने शुरू हो जाते हैं, पैचेस बना लेते हैं, ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ जमा हो गए, ऐसे 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 यहीं इकट्ठे हो गए, दूसरा पैच बना लिया, ऐसे 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 इकट्ठे हो गए। समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये ऐसी परत बना देते हैं कि सनलाइट जो अंदर है यहाँ से पहुंच रही थी, अब वो बंद हो जाती है। जब ये शैवाल जो हैं उच्च सांद्रता में मौजूद रहते हैं तो पानी एकदम फीका पड़ जाता है। एक तो ये ऑक्सीजन खींच लेते हैं, दूसरा सनलाइट अंदर जाने नहीं देते हैं। ठीक है, अब नीचे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण वर्णक जरूरी है। फाइटोप्लैंक्टन्स में प्रकाश संश्लेषण होना जरूरी है, वो हो नहीं पाता है। शैवाल जो है उच्च सांद्रता में ऊपर ढके रहते हैं, पानी फीका पड़ जाता है, धुंधला हो जाता है, काले रंग में तब्दील हो जाता है। सनलाइट ना मिलने की वजह से फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म होने लग जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म होते हैं, मछलियों का खाना भी खत्म हो जाता है, तो मछलियां मरने लग जाती हैं, क्योंकि उनको भी क्या है, फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, मछलियां भी मरने लग जाती हैं। तो जब ये हटता है यहाँ से तो हमें क्या दिखता है, मरी हुई मछलियों का एक समूह। ठीक है, तो यही क्या है, जो ये रेड रीजन क्रिएट हो रहा है, ये है रेड टाइड, और इसके कारण बहुत सारा जो पानी का क्वालिटी है वो एकदम खत्म हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ज्वारीय शक्ति या समुद्र से ऊर्जा। अब क्या होता है कि ज्वार हर दिन में जब 2 बार बड़ी मात्रा में पानी ले जाता है तो इसका उपयोग करने से बड़ी मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। जैसे ब्रिटेन की जरूरतों का लगभग 20% टाइडल एनर्जी से आता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। ठीक है, अब ऊर्जा आपूर्ति बहुत विश्वसनीय और भरपूर है, बहुत अच्छे से इसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो उपयोगी विद्युत शक्ति में इसको परिवर्तित करना वो आसान नहीं है। टाइडल एनर्जी स्टोर हम कर सकते हैं आराम से, भरपूर मात्रा में मौजूद भी है, लेकिन इसको उपयोगी स्तर पर लाना आसान नहीं है। ब्रिटेन के आसपास 8 मुख्य स्थल ऐसे हैं जो कि सेवन, डी, सॉल्वे और हम्बर नदी के मुहाने स्थित ज्वारीय बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, अभी उपयोगी रूप से इसको बहुत एक्सपैंड करके काम किया जा सकता है, लेकिन बहुत टेक्निकल चीज है ना। तो दुनिया में केवल लगभग 20 साइटों को संभावित ज्वारीय बिजली स्टेशनों के रूप में पहचाना गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 20 साइट्स ऐसी हैं जहां पर संभावित टाइडल एनर्जी है जो कि टैप की जा सकती है। ठीक है, होता क्या है, कुछ नहीं है, जब पानी आ रहा है ना तो वो स्पीड से आता है। आपको एनर्जी क्रिएट करने के लिए चाहिए क्या, टरबाइन घुमाना है भैया, कैसे भी घुमा दो, आपको टरबाइन घुमाना है, किसी भी तरह से घुमा दो। जब पानी स्पीड से आ रहा होता है आप स्पीड को टैप कर टरबाइन घुमवा सकते हो, वहां पर अपना सेटअप लगा के टरबाइन घूमेगा, एनर्जी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन जो एनर्जी क्रिएट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी क्रिएट हो रही है काइनेटिक एनर्जी के थ्रू, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना बहुत बड़ा काम है, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ऑप्ट नहीं किया जाता। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है टू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो काम है यहाँ पर नहीं हो पाता। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम लगाई जाती है। ठीक है, बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, नदी के मुहाने पर एक बड़ा सा बांध जिसको हम बैराज कहते हैं वो बनाया जाएगा। जब ज्वार अंदर और बाहर आता जाता है तो बांध में सुरंगों के माध्यम से पानी बहेगा। जो पानी बह रहा है वो क्या करेगा, टरबाइन को चालू कर देगा। जैसे ही टरबाइन चालू होगा तो वहां से टरबाइन को यूज करके एनर्जी बना दी जाएगी। तो बड़े लॉक गेट्स जैसे कि नहरों पर इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जहाज़ों के गुजरने की अनुमति देते हैं। अगर सेवन मुहाने के पार बनाया गया है तो वेस्टर्न सुपर मार्ग में ज्वार लगभग उतना ही क्या होता है, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। तो आपको बिल्कुल कंडीशंस कहाँ रखनी पड़ेगी, कॉम्पैक्ट रखनी पड़ेगी। लेकिन सेवन जो मुहाने हैं वो बहुत सारी जगह जैसे कि ब्रिस्टल और ग्लुसेस्टर है, वहाँ पर सीवेज और अन्य कचरे से आते हैं। वो कचरे की वजह से जो बैराज है वो काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है ना। तो ज्वारीय बैराज का मतलब ये होगा कि अगर सामान वेस्टर्न सुपर मारो हमारे के आसपास बहुत लंबा लटका रहेगा, और इसके अलावा अगर एक उड़ता हुआ पक्षी जो ज्वार के बाहर जाने पर
भोजन करता है तो भी एक समस्या है। अगर क्या हो रहा है कि कहीं पर भी कचरा अड़ गया है, पक्षी हो गए हैं, कुछ भी हो गया है, तो अड़चन आ जाएगी और फिर वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है। हाँ। दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्वारीय बिजली स्टेशन है, यूरोप में एकमात्र स्टेशन है, वो उत्तरी फ्रांस में रेंस मोहाने में है। यूरोप का एकमात्र है और विश्व का सबसे बड़ा है। 1966 में इसको बनाया था। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट देख रहे हैं आप। 1960s में जब हम तो वॉर लड़ रहे थे चाइना के साथ, उस समय पर ये ऐसी डेवलपमेंट्स कर रहे थे, हमारा जो है हाल बेहाल करके। ठीक है, चलो। तो ज्वारीय बिजली स्टेशनों की एक बड़ी कमी क्या है कि वो केवल तभी उत्पन्न कर सकते हैं जब ज्वार अंदर या बाहर बह रहा हो, यानी कि प्रत्येक दिन केवल 10 घंटे के लिए ही काम होगा। अब ज्वार पूरी तरह से अनुमानित है, लेकिन हम उस समय अन्य बिजली स्टेशनों को उत्पन्न करने की योजना बना सकते हैं, है ना। जब ज्वारीय स्टेशन कार्यवाही से बाहर रहते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी डेवलपमेंट उस टाइम पर की जा सकती है। हाँ। तो इसी तरह वेल्स का जो स्वानसी विश्वविद्यालय और साझेदार जो है वो भी बहते पानी से विद्युत ऊर्जा निकालने की तकनीकों पर काम कर रहे हैं। इन्होंने स्वैन टर्बाइन्स डिजाइन कई तरह से अन्य उपकरणों से अलग अलग बिल्ड किया है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष ड्राइव है, जहां ब्लेड जो है सीधे विद्युत जनरेटर से बिना गियर बॉक्स के जुड़ी रहती है। इससे क्या है कि एनर्जी कम लगती है, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है आपने ब्लेड का। तो अब जो ब्लेड से दूसरी तरफ ट्रांसफर होने वाली एनर्जी थी वो पाथ कम हो गया है, आपने सर्किट को छोटा कर दिया है। जैसे आप देखते हैं ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं, है ना, समझते हो, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनते हैं जो कंप्यूटर्स में। जैसे अगर आप डिफरेंस देखें बाकी विंडोज़ लैपटॉप में और मैकबुक में, तो आप पाएंगे कि भाई मैकबुक्स बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ है उनकी। क्यों? उनके सर्किट्स इंटीग्रेटेड है। जैसे अभी रीसेंट टेक्नोलॉजी की बात करें तो M1 चिप की जो टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत सारे नए वर्जन्स भी आ गए हैं। इसमें क्या है, जो सारी चीज़ें थी वो सिंगल चिप पर ले आए हैं, चाहे मेमोरी है चाहे प्रोसेसिंग यूनिट है, सब कुछ एक सिंगल चिप पर आ गया है। जो सेपरेट चिप से काम करते थे, मेमोरी की चिप अलग है, प्रोसेसिंग की चिप अलग है, सब कुछ इंटीग्रेट करके एक ही चिप पर डाल दिया है, तो वो और ज़्यादा स्मूथ एंड फास्ट हो गया है। ठीक है। तो इसी तरह जब आप टरबाइन में भी क्या कर रहे हैं, अगर ब्लेड को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या है, पाथ छोटा कर रहे हैं उनकी एनर्जी ट्रैवलिंग का। जितना छोटा पाथ रहेगा, जितना कॉम्पैक्ट डिजाइन रहेगा, उतना कुशलता से वो काम करेगा। ठीक है। अब जितना, जैसे गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स खराब हो जाता था तो बड़ी समस्या हो जाती थी। अभी तो सीधा ब्लेड और ड्राइव एक साथ जुड़े हुए हैं, जनरेटर के साथ ही जोड़ दिया सीधा आपने, गियर बॉक्स का कहानी ही खत्म कर दी। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, मतलब काफ़ी अच्छा ये डेवलपमेंट है। जैसे जो एक्यूरेसी है इस चीज़ को चलाने की, जो इसकी कुशलता है, वो बहुत अच्छे से बढ़ गई है। दूसरा अंतर यह है कि गुरुत्वाकर्षण आधार का भी उपयोग करता है ये। जैसे समुद्र तल में ड्रिलिंग की बजाय इसे समुद्र तल पर रखने के लिए एक बड़े कंक्रीट ब्लॉक का यूज किया जाता है। गाड़ना नहीं है, अब आपको एक कंक्रीट बॉक्स के ऊपर रख दो, गुरुत्वाकर्षण इसको अपने आप होल्ड करे रखेगा, हमें इसको गाड़ने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम जब गाड़ते हैं तो ओशन सरफेस में चेंजेस आते हैं, फिर ओशंस में क्या है कि अर्थक्वेक्स एटसेट्रा क्रिएट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे फिर अगेन डिजास्टर्स आते हैं। तो ये कुछ चेंजेस किए हैं इन्होंने स्वॉन टर्बाइन्स जो डेवलप की है उसमें। तो ये देखते हैं कितना कारगर सिद्ध होता है। इसके रिजल्ट्स हम आने वाले कुछ सालों में, 5-10 साल के अंदर हमें देखने को जरूर मिलेंगे। इसी तरह एक है वर्टिकल एक्सेस टर्बाइन। क्या है वर्टिकल एक्सेस टर्बाइन? क्षैतिज होता है एक और एक लंबवत होता है। तो ये लंबवत रूप से हम देखते हैं, इसको अभी तक क्षैतिज चल रहे थे, लंबवत रूप से जो टर्बाइन चल रही है उसको कुछ इस तरह से चल रही है। इसमें क्या हो रहा है, अरे इसका टेक्स्ट गायब हो गया चलो कोई बात नहीं, वैसे समझ लो। वर्टिकल एक्सेस जो टर्बाइन है उसमें क्या होता है कि आपने एक घर जैसा स्ट्रक्चर अंदर बना दिया है, डैम बना दिया, ये ब्रिज बना दिया है। ठीक है। क्या हो रहा है, जैसे जैसे मूवमेंट पानी का इस तरह से होगा,
आपने बीच में टरबाइन वर्टिकल लगा दी कि वो इस दिशा में घूमना चालू कर देगी, उसको डायरेक्ट फोर्स मिलेगा और वो रोटेट करना चालू कर देगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, वर्टिकल मूवमेंट है कि भाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पानी का आप टैप कर रहे हैं, वर्टिकल मूवमेंट भी टैप कर लो, इतनी सी चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाभ क्या है इन चीज़ों के? जैसे हम ज्वार भाटा वगैरह का यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए या किसी भी तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका लाभ क्या होता है? तो एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो ज्वार भाटा मुक्त हो जाता है, कोई ग्रीन हाउस गैस या अन्य अपशिष्ट पैदा नहीं करता, ये कुछ भी नहीं है। मशीन सेटअप लगाया, पानी गया, टरबाइन घूमी, एनर्जी बन गई, है ना। इसे ईंधन की ज़रूरत भी नहीं होती है, कोई फ्यूलिंग नहीं करनी है आपको इसकी। और बहुत ज़्यादा मजबूती से क्या करता है, ये बिजली को पैदा पैदा करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ चलता है। इसका मेंटेनेंस भी महंगा नहीं है, एक बार लगाने का सेटअप है, बस उसके बाद चलता जाता है। ठीक है। ज्वार भी पूरी तरह से अनुमानित है, आप जानते हैं कि भैया इस समय ज्वार आना ही आना है ना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अनुमानित है कि आएगा ही आएगा। तो ये चीज़ एक थोड़ी सी श्योरिटी दे देती है कि हाँ इससे काम होगा। जैसे विंड एनर्जी में हम इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते, हो सकता है कि शांत ठंडा पड़ जाए, विंड ज़्यादा चले नहीं, ठीक है, लेकिन ज्वार तो पक्का आना ही आना है। ठीक है। अब टरबाइन और जो वर्टिकल एक्सिस टरबाइन निर्माण के लिए विनाशकारी रूप से महंगे नहीं है, बड़ा पर्यावरणीय प्रभाव भी नहीं है अपतटीय टरबाइन जो है ना। तो ये इसके लाभ है। कुछ नुकसान की बात करें तो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है कि मुहाने के पार एक बैराज बनाना बहुत महंगा होता है, बहुत व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है, बहुत मील ऊपर होगा, नीचे की ओर पर्यावरण बदल जाता है। पक्षी ज्वार पर भरोसा करते हैं तो कि वो मिट्टी के फ्लैटों को खोल सकें और भोजन कर सकें। ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, उसकी मेंटेनेंस को ख़राब कर देती हैं। ज्वारी बैराजों के लिए जो उपयुक्त स्थल है वो भी कम है, हर दिन लगभग 10 घंटे ही काम करेगा ये। ज्वार वास्तव में अंदर या बाहर जा रहा होता है तब, है ना, तो सिर्फ उसी कंडीशन में काम करेगा, बाकी कंडीशंस में ये चलेगा ही नहीं, फालतू पड़ा रहेगा। तो ये कुछ क्या है, ड्रॉबैक्स हैं, नुकसान तो हम नहीं कहेंगे, थोड़ा सा ड्रॉबैक है जिसको हम किसी ना किसी तरह से इसको दूसरी चीज़ की यूटिलाइजेशन में लाएंगे तो ये काफ़ी उपयोगी हो सकता है हमारे लिए, है ना। तो बात करते हैं महासागरीय धाराएं और जलवायु की। ये हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? हमने वेव्स, टाइड्स और ज्वार भाटा देख लिया है, टाइड्स और ओशन करंट्स देख लिए हैं, और ज्वार भाटा से रिलेटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी समझ लिया है। अब बात कर रहे हैं हम महासागरीय धाराएं और जलवायु की, कि भाई महासागरीय धारा किसी भी कम या ज़्यादा स्थायी या निरंतर समुद्र के पानी की निर्दिष्ट गति होती है। अभी अभी हमने देखा कि महासागर क्या है, महासागरीय धाराएं क्या हैं, उनका थोड़ा सा प्रभाव देखते हैं कि किस तरह से ये रोल प्ले करती है। तो महासागरीय धारा किसी भी कम या ज्यादा स्थायी या निरंतर समुद्र के पानी की निर्देशित गति होती है। पानी कम है, ज्यादा है, स्थायी है, निरंतर है, ये चलता जाएगा, उस पानी में एक निर्देशित गति जो है पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती रहेगी, जो महासागर में बहती है। ठीक है। अब महासागरीय धाराएं जो हैं हमारी दो प्रकार की होती हैं, भूतल धाराएं और भूतल परिसंचरण। ठीक है। भूतल धाराएं हैं और भूतल परिसंचरण है। ठीक है। अब बात करें धाराओं की तो जल समुद्र के सभी जो जल है उसका 10% भाग जो है भूतल धाराएं जो हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं। ऊपरी 400 मीटर में ये कॉम्पैक्ट रहता है। गहरे पानी की जो धाराएं हैं उनको थर्मो हेलाइन परिसंचरण कहा जाता है, जब ये बहुत ज़्यादा गहरे पानी में चली जाती हैं और समुद्र का अन्य 90% हिस्सा बनाते हैं ये थर्मोहेलाइन परिसंचरण। ठीक है। तो जल घनत्व चालित बल जो हैं और गुरुत्वाकर्षण बल जो हैं वो महासागरीय घाटियों या के चारों ओर जो घूमते रहते हैं उसके कारण ये मोशन क्रिएट होता है। और घनत्व अंतर जो है तापमान और लवणता का भी एक फलन है कि भाई जितना तापमान और लवणता होगी उसी हिसाब से घनत्व रहेगा, घनत्व में जो बदलाव आएगा उसी प्रकार से महासागर की धाराओं में बदलाव आएगा। तो अगर ये गहरे पानी या उच्च अक्षांशों पर गहरे समुद्र की घाटियों में क्या होता है, मछली डूब जाते हैं, तो तापमान इतना ठंडा होता है कि घनत्व बढ़ जाता है। अब घनत्व बढ़ेगा तो महासागरीय धाराएं क्या है, चेंज हो जाती हैं।
धाराएं मुख्यतः दो प्रकार की शक्तियों पर से प्रभावित होती है। दो प्रकार की जो एनर्जीज हैं, जो शक्तियां हैं, वो इसको प्रभावित करती हैं, जिसमें प्राथमिक बल है हमारे पास पानी को गतिमान करना शुरू करना। ठीक है, अब ये किससे होता है? प्राथमिक बल जो है पानी को गतिमान करने वाला, वो प्राथमिक बल होता है सूरज की गर्मी से, हवाओं से, गुरुत्वाकर्षण बल से, या फिर कोरियोलिस फोर्स से। ठीक है, कैसे हो रहा है? प्राथमिक बल जो है वो तो काम करता है सूरज की गर्मी, हवाएं, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस। ठीक है, हीट से टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर से डेंसिटी चेंज होती है, डेंसिटी से मूवमेंट बदलती है। हवाएं जो हैं लहरें कैसे करती हैं अभी हमने देखा। गुरुत्वाकर्षण बल खींचता रहता है, टाइड्स उत्पन्न करता है, सन और मून का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। देन हमारे पास कोरियोलिस है जो डायरेक्शन तय करता है। डायरेक्शन कैसे तय करेगा? जिस प्रकार से पृथ्वी घूम रही है उसी हिसाब से करंट घूमेगा, है ना। तो ये तो है प्राथमिक बल, प्राइमरी फोर्सेस जो हैं। सेकेंडरी फोर्सेस की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी फोर्सेस में प्रभाव वो होता है जहाँ धाराएं रहती हैं। ठीक है, जहां पर धाराएं चल रही हैं वहां पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या सेकेंडरी फोर्सेस में आ जाते हैं, जो धाराओं का बहाव है वो तय करते हैं। तो भूतल परिसंचरण की अगर हम बात करते हैं, भूतल परिसंचरण की, तो सोलर एनर्जी का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। किसका रोल रहता है? सोलार एनर्जी का रोल रहता है। सौर ताप से पानी का विस्तार होता है और भूमध्य रेखा के पास मध्य अक्षांशों की तुलना में पानी लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक है, बट मामूली ढलान का वो स्ट्रक्चर है, अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हल्की सी ढलान आने के बाद भी पानी जो है वो ढलान के नीचे बहने लगता है। ठीक है, तो समुद्र की सतह पर जो बहने वाली हवाएं पानी को क्या करती है? थोड़ा थोड़ा धक्का लगाती है। अब घर्षण हवा और पानी की सतह के बीच में युग्मन बन जाता है। ये फ्रिक्शन ही जो है इनका फोर्स बन जाता है इनको कनेक्ट करने वाला। ठीक है, यही फ्रिक्शन को यूज करते हुए आगे जो धाराएं हैं वो चलती हैं। तो समुद्र में 10 घंटे तक चलने वाली हवा के कारण सतह का पानी हवा की गति के लगभग 2% गति से बहता है। जितनी तेज हवा चल रही है उसके 2% गति से पानी बहना शुरू कर देता है, और जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में पानी चलता जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पर हवा जा रही है उसी दिशा में क्या है? पानी भी चलता जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण दबाव जो है ढाल के खिलाफ पानी को पहाड़ी या पानी के ढेर से नीचे खींचेगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल उसको वापस नीचे लाएगा, क्योंकि ये जा रहा है पानी एक दिशा में ऊंचा उठता जा रहा है, अब उसको गुरुत्वाकर्षण बल वापस नीचे लेकर आएगा। लेकिन कोरियोलिस फोर्स क्या करता है? इसमें हस्तक्षेप कर देता है और पानी को पानी के टीले के चारों ओर दाईं ओर ले जाने का कारण होता है। कि भाई सीधा डायरेक्शन में नीचे आ सकता था, ये सीधा डायरेक्शन में नीचे ना आके कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरह से रोटेट होकर आता है। ठीक है, ये क्या है? कोरियोलिस फोर्स का काम। पानी के जो बड़े टीले बन जाते हैं उनके चारों ओर जो बहने वाले प्रवाह है उसको हम क्या कहते हैं? जाइरेस कहते हैं। पानी के टीले बन गए, उन टीले के चारों ओर एक प्रवाह चल रहा है जिसको हम जाइरेस कहते हैं। सभी महासागरीय घाटियां जो हैं उनमें बड़े वृत्ताकार धाराओं का उत्पन्न हो जाना महासागरीय जलधाराएं बन जाती है। डायरेक्शन देख रहे हैं आप, ऊपर इस तरफ है, नीचे इस तरफ है, पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, तो जो यहाँ आ रहा है पानी उसको इधर को धक्का लगेगा, जो यहाँ आ रहा है पानी उसको इधर को धक्का लगेगा। पृथ्वी के घूर्णन बल की वजह से इस तरफ आने वाले पानी को इधर लेफ्ट में राइट में जाएगा, ये अपने इस तरफ आने वाला पानी ये अपने लेफ्ट में जाएगा। हालांकि दिशा दोनों की यही आएगी, लेकिन वो अपने राइट में जा रहा है, ये अपने लेफ्ट में जा रहा है ना, कोरियोलिस बल की वजह से। तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है दोनों की, समझ रहे हो? तो ये कोरियोलिस बल का काम है। कोरियोलिस बल क्या है? छोटा सा समझ लो, अगर किसी को नहीं मालूम है तो शॉर्ट में बता देती हूँ। कोरियोलिस बल होता है घूर्णन बल। घूर्णन बल बोले तो पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, पृथ्वी घूर्णन करती है, रोटेशन करती है ना। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोई भी चीज अगर आप घुमा रहे हैं तो उसमें एक बल उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से जो बल उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? जैसे मानो आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी एकदम एक शार्प टर्न लेती है, टर्न लेती है तो आप सारे यूं इस तरफ यूं झुक जाते हैं,
अंदर जो बैठा हुआ व्यक्ति, आपको इस तरफ एक फोर्स फील होगा, है ना। इमेजिन करके देखिएगा, आपको याद आ जाएगा कभी भी गाड़ी में बैठे ऐसा हुआ हो आपके साथ, थोड़ी सी स्पीड में हो गाड़ी और एकदम शार्प कट लिया जा रहा है, मोड़ जा रही है गाड़ी, तो जिस डायरेक्शन में अगर हम ऐसे गाड़ी ला रहे थे और ऐसे इसको मोड़ रहे हैं, तो इधर की ओर आपको धक्का लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा, है ना। वैसे जब पृथ्वी घूमती है तो इसके ऊपर कुछ भी है तो उसको भी उस डायरेक्शन में धक्का लगता है। यही क्या है, पृथ्वी का घूर्णन बल है। ठीक है, चलो अब उत्तरी अटलांटिक जो गियर जो है, उत्तरी अटलांटिक है 4 अलग अलग धाराओं में विभाजित होता है, ये दो बार लिखा हुआ है, 4 अलग अलग धाराओं में विभाजित होता है, उत्तर भूमध्य रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक धारा और कैनेरीज। सभी जो ओशन सर्किट्स हैं, करंट के जो सर्किट्स हैं, वो अलग अलग धाराओं से मिलकर बनते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। अगर अटलांटिक गियर की बात करें, उत्तरी अटलांटिक गियर की बात करें, तो वो क्या है, इन धाराओं से मिलकर बनता है, जहाँ पर हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक धारा है, ठीक है, इक्वेटोरियल, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, गल्फ स्ट्रीम है और कैनेरी करंट है। इन सबको मिला दिया जाए तो आप एक सर्किट देख पा रहे हैं इस प्रकार का, है ना। हाँ, तो ये गियर है। इसी प्रकार से हर जगह एक ऐसा सर्कुलर फैशन में गियर क्रिएट हो जाता है करंट्स की मूवमेंट के हिसाब से। समझ में आया, ये एग्जांपल है किस तरह से एक गियर बनता है अलग अलग धाराओं को मिलाकर। कैनेरीज भी मिल रही है इसमें, नॉर्थ अटलांटिक भी मिल रही है, गल्फ स्ट्रीम भी है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट भी है। इस सब का मिलना क्या है, एक गियर का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, लेकिन जब पानी समुद्र के केंद्र की ओर क्यों नहीं घूम रहा, अगर ऐसा ही था तो पानी समुद्र के केंद्र की ओर क्यों नहीं घूम रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है, गोलाकार गति में पहाड़ी के चारों ओर क्यों बहता है ये। पानी की पहाड़ी के बारे में याद रखना कि पहाड़ी एकमान ट्रांसपोर्ट नामक प्रक्रिया के माध्यम से पानी के अंदर की ओर धकेलती जाती है। कोरियोलिस फोर्स लगता है, उसके साथ साथ उत्तरी गोलार्ध में वस्तुओं को दाईं ओर ले जाता है। तो ये ओशन में घूमने की बजाय इसकी डायरेक्शन बदल जाती है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से। तो ये कुछ इस प्रकार का एकमान परिवहन चलता है। ठीक है, सरफेस वाटर है, यहाँ पर हवा चल रही है, ये इसकी डायरेक्शन है, विंड फोर्स है जहाँ इसको लेकर जा रही है, इसकी वजह से फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण क्रिएट होता है, डायरेक्शन बन जाती है मोशन की दूसरी, ये धीरे 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 इस प्रकार से शिफ्ट होती जाती है और ऐसी एक स्ट्रक्चर हमको विंड फोर्स के साथ मिल जाती है। ठीक है, एक मान परिवहन इसका। अब जो समुद्र की सतह पर बहने वाली हवा है, वो सतह पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन समुद्र की निचली परतों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें ऊपर के पानी की परतों के बीच घर्षण से धक्का देना होता है। ठीक है, जिसके नतीजतन क्या होता है, निचली परत ऊपर की परत की तुलना में धीमी गति से चलती है और पानी के स्तंभ में प्रत्येक क्रमिक परत के साथ गति कम होती जाती है। ठीक है, जैसे सर्पिल प्रभाव में हमने देखा कि किस तरह से हो रहा है। तो पानी की शुद्ध गति, जैसे समुद्र की पूरी ऊपरी सतह की बात करें तो 330 मीटर प्रति औसत जो स्पीड है वो चलती है। हवा की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं और 90 डिग्री पर रहती है, तो उस हिसाब से इनका जो डायरेक्शन है वो तय होता है। ठीक है, तो जब पानी दाईं ओर धकेला जाता है तो वह ऊपर वर्णित जो पहाड़ियां हैं, सर्बिल एक्सेट्रा, इसलिए उसके अराउंड घूमता है। तो जब पानी को हवा के साथ धकेला जाता है तो वह कोरियोलिस बल, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है उसके कारण मुड़ जाती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ लड़ना पड़ता है। तो जिसकी वजह से कोरियोलिस और गुरुत्वाकर्षण दबाव ढाल के बीच में संतुलन मिलता है और ये संतुलन प्रवाह उत्पन्न करता है जियोस्ट्रॉफिक करंट। यहाँ पर देखिएगा किस तरह से हो रहा है कि भाई विंड्स चल रही हैं, डायरेक्शन है मूवमेंट की, ऐसे आपको जाना है, लेकिन आपको विंड डायरेक्शन इधर को ले जा रही है, आपका कोरियोलिस बल उधर को ले जा रहा है और ग्रेविटेशन पुल और लग रहा है इसमें। तो वेक्टर पोजीशन जो है फाइनली वो जियोस्ट्रॉफिक करंट का निर्माण कर देती है, कुछ इस तरह। ठीक है, कोरियोलिस इफेक्ट लगा, इधर प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, ये तो एक दूसरे को ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन जो अर्थ आउटवर्ड्स रोटेट कर रही है फिर वो बचती है जो उसको मूवमेंट दे देती है सर्कुलर
फैशन में, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे करंट जो है वो चलते हैं। ये वाइट एरोज आपको करंट की दिशाएं बता देंगे। हर जगह आपको एक सर्कुलर फैशन मिल जाएगा। देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये इधर को गति कर रहा है, इसका एक सर्कल, इसका एक सर्कल, इसका एक सर्कल, सर्कुलर फैशन आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पर नोट कीजिएगा कि रेड वाली जो लाइंस है वो वार्म करंट बताएंगी, ब्लू वाली लाइंस आपको कोल्ड वाटर करंट बताएंगी। अब हमने बात की थी कि भूमध्य सागर के पास में जो करंट्स हैं वो तो कैसे हैं, हॉट, और जो पोलर के रीजन से आ रहे हैं वो कैसे हैं, कोल्ड। और मूवमेंट कैसे करते हैं, पोलर वाले तो उष्णकटिबंधीय में आ रहे हैं, उष्णकटिबंधीय वाले उपोष्ण या पोलर क्षेत्र में जा रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये जो ब्लू कोल्ड करंट है ये यहाँ पर आ रहा है। देखो ये मीटिंग पॉइंट था, हमने अमेरिका की बात की थी, यहाँ पर ये करंट्स मिल जाते हैं ना। चलो तो ये जो है ये तो नीचे आ रहा है कोल्ड करंट, ये ठंडी जलधारा कहाँ जा रही है, और गर्म जलधारा कहाँ जा रही है, ऊपर को जा रही है ना। तो बहुत सारी जलधाराएं हैं, जैसे ये पेरू की जलधारा और ये गर्म जलधारा, ये गर्म होती है फिर यहाँ आती आती ऊपर जा रही है तो ठंडी हो जाएगी। भाई इक्वेटर से नीचे आने वाली सारी धाराएं गर्म होंगी और पोल से ऊपर जाने वाली सारी धाराएं ठंडी होंगी, धारा सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि धारा बदल रही है, नाम बदल रहे हैं उसके नेचर और उसकी लोकेशन के हिसाब से। समझिएगा इस बात को कि ये धारा सारी सेम ही है, एक ही ट्रेड चल रहा है, एक ही विंड चल रही है, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे आ रही थी तो इक्वेटर से गर्म होकर आ रही थी तो ये गर्म धारा थी तो इसका नाम अलग हो गया। जब ये पोल के पास आई तो ये ठंडी हो गई, प्रभावित हो गई इन ठंडी धाराओं से, पोल के एनवायरमेंट से ठंडी हुई, तो ये ऊपर जब जाती है तो ठंडी होकर जाती है, ठंडी धारा के रूप में जाती है, तो उसका नाम हम बदल कर पेरू करंट कर देते हैं। समझ रहे हो। जैसे ये ब्राजील जो करंट है वो नीचे आ रहा है तो गर्म है, इक्वेटर से आ रहा है, लेकिन जब यहाँ तक पहुंचता है तो ये ठंडा हो जाता है, आसपास के एनवायरनमेंट से प्रभावित होकर जब ऊपर जाता है तो ठंडा होकर जाता है। धारा एक ही है, ठीक है, नेचर बदल गया, लोकेशन बदल गई। तो पश्चिमी और पूर्वी सीमा की जो धाराओं के बीच में अंतर शक्ति है, ठीक है, ये घूमती हुई पृथ्वी के प्रभाव के कारण होती है, ठीक है, जो पानी को पहाड़ी समुद्र के उसमें चलाती है, बेसिक सी चीज है। तो पश्चिमी सीमा धारा का एक जो उदाहरण हम देखें तो वो गल्फ स्ट्रीम है जो इस तरह से चल रही है, ठीक है। ये धाराओं के पॉइंट्स हैं। और अगर पानी की बात करें, जो ऊर्ध्वाधर आंदोलन पर हवाओं का असर सतह पर आ रहा है, तो पानी की एकमान जो परिवहन है उसकी वजह से तट के साथ अब तटीय स्थानांतरण भी चालू हो जाता है। कोरियोलिस फोर्स लग रहा था, उसकी वजह से डायरेक्शन ऐसी आ रही थी, विंड जो है ऐसी डायरेक्शन दे रही है और ये डायरेक्शन वेक्टर पोजीशन आ रही है, इसकी वजह से अपवेलिंग हो जाती है, पानी उठने लगता है और सतह पर ठंडा पोषक तत्वों से भरपूर पानी आ जाता है गर्म की जगह। तो इस प्रकार से ये सर्कुलेशन चल जाता है, ठीक है। जो एकमैन ट्रांसपोर्ट ऑन शोर की बात करें, ये हम देख रहे थे, सतह पर बात कर रहे थे, ऑन शोर की बात करते हैं, हवा की दिशा दाईं ओर जब जाएगी तो उसके कारण डाउन वेलिंग हो जाती है। अब ये दाईं ओर जा रहा है, नीचे को हवा आ रही है तो अब ये नीचे जाएगा पानी, पहले वो ऊपर उठ रहा था, ऊपर उठ रहा था, अप वेलिंग हो रही थी, नीचे जाएगा डाउन वेलिंग हो जाएगी, ऊपर से सारी जो मूवमेंट है वो चलती रहेंगी। तो अगर एंशियंट वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो कुछ इस तरह से था। 160 मिलियन ईयर्स अगो हम बात करें तो कुछ इस तरह से बड़े बड़े करंट चल रहे थे, क्योंकि लैंड जो थी वो बहुत पास पास में थी, इतना ज़्यादा दूरी अभी लैंड्स में आई नहीं थी, कॉन्टिनेंट सेपरेट पूरी तरह से हुए नहीं थे। और समय बीता 100 मिलियन ईयर्स, 60 मिलियन ईयर्स बाद हमने देखा कि इस तरह का जो फोर्स है ये इस तरफ खिसक रहा है, ये इस तरफ खिसक रहा है, ये नीचे को खिसक रहा है, ये ऊपर को खिसक रहा है, तो ये मोशन आ रहे हैं लैंड के, और ये लैंड के मोशन क्या कर रहे हैं, करंट्स को भी प्रभावित कर रहे हैं, उनकी पोजीशन चेंज हो रही है। फिर आए हम 30 मिलियन साल पहले, तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है हमारी वर्तमान स्ट्रक्चर लगभग आ गई। और यहाँ पर क्या है कि नीचे से जो ऊपर की तरफ आने का फोर्स है सारा वो लग रहा था, तो ये करंट जो है यहाँ पर डेवलप हो गए, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है टू प्रेजेंट टाइम सिचुएशन।
ठीक है, लगभग यही जो सिचुएशन है हम आज भी देख रहे हैं, 30 मिलियन साल से यही पोजीशन चल रही है। हल्का फुल्का कॉन्टिनेंट्स खिसकते हैं, हम जानते हैं कि वो सेंटीमीटर्स में शिफ्टिंग हो रही है कॉन्टिनेंट्स की, तो उससे बहुत ज़्यादा अभी तक प्रभाव देखने को नहीं मिला है। सेम ही पैटर्न में अभी भी हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा वेव, टाइड और ओशन करंट का। आपको क्या करना है, गर्म और ठंडी जलधाराएं जो इसमें मेंशन की गई हैं उनके नाम याद कर लेने हैं। आपको नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, साथ में एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो गर्म और ठंडी जलधाराओं के थोड़े से नाम, उनकी लोकेशन याद कर लेना, और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा आपको और रिसर्च कर लेना है। हम करेंगे जब हमारा एनर्जी टॉपिक आएगा तब करेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से थोड़ा सा रिसर्च करते रहेंगे तो इससे आपके माइंड की एक्सरसाइज अच्छी होगी और आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा जो आपको और ज़्यादा शार्प एंड कम्पैक्ट बनाती हैं आपकी नॉलेज को, है ना। चलो, तो हमने आज बात की वेव, टाइड और ओशन करंट्स की। आई रियली होप आपको समझ में आए तीनों टॉपिक्स। थोड़ा सा जल्दी से हमने इसको कवर किया है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जो कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाने के बाद जो हम टॉपिक करेंगे, अभी आपको मूवमेंट्स समझा दी गई हैं, सारी अर्थ की मूवमेंट समझा दी गई हैं, सब कुछ समझा दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पेस पे चलते हुए सारे मेजर टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो 3 टॉपिक हमने आज कवर कर लिए हैं, वेव, टाइड और ओशन करंट। ओशनोग्राफी जो हम देख रहे थे, ओशनोलॉजी जो हम देख रहे थे, उसका ऑलमोस्ट सारा पार्ट हमने यहाँ पर कवर कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, जाते जाते एक बार फिर से आप सभी को याद दिला दूं, क्या करना है, प्रेप टुडे सर्च करना है, सब्सक्राइब करना है और आपके बाकी साथियों के साथ शेयर कर देना है। इस पर हम जल्दी पॉलिटी शुरू करने वाले हैं और हम पॉलिटी के लिए मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ। ठीक है, चलिए, तो ज्योग्राफी तो चल ही रहा है और इसी के साथ साथ 10th से आपकी इंडियन ज्योग्राफी भी शुरू हो जाएगी, कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का बेसिक पोर्शन हम कर चुके हैं, तो अब आप इंडियन ज्योग्राफी समझने के केपेबल हो जाएंगे। तो इसलिए हम इंडियन ज्योग्राफी भी साथ ही साथ अप्रॉक्सीमेटली 10th ऑफ जैन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखें, कोर्स को जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ओके गाइस, सो ये थी हमारी आज की क्लास। आई रियली होप आप सभी को समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कहीं भी कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड टेक्स्ट अस कि भाई हमें यहाँ पर दिक्कत है, हम उस टॉपिक को फिर से करवा देंगे, आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम सब कुछ करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए, तो मैं दिव्या कवात्रा आप सभी से इजाज़त लेती हूँ। आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी बिल्कुल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।